जिनको शुगर हो जाता है उनका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, दवाइयाँ, एलोपैथ की मैं बात कर रही हूँ, कि दवाइयाँ चलती रहती हैं। नहीं रोकनी चाहिए। वो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप दवा खा रहे हो तब तक वो कंट्रोल्ड है। अच्छा। जब आपने छोड़ा तो वो ऑल ऑफ सडन स्पाइक करेगा और आपको किसी कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल जो है डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? नहीं होगा। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है वो वंशानुगत होता है, मतलब वो बीज के साथ है। डायबिटीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। आप रोटी मत खाइए, वो आपको एक तो वेट गेन भी करता है आपको, और आपका शुगर भी लेवल बढ़ा देता है। तो गेहूं किसको खाना है किसको नहीं खाना है वो भी देखना है ना। आप सिर्फ ऐसा बोल के कि गेहूं खाने से आपका पोषण नहीं होगा, नहीं आपका शुगर बढ़ जाएगा, इज़ नॉट ओके। कुछ लोग अगर दवाई भी खा रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शुगर स्पाइक कर रहा है। यहीं पर आयुर्वेद काम आता है। भारत में डायबिटीज़ सिर्फ नहीं बढ़ रही है, बल्कि कम उम्र में भी डायबिटीज़ के केस लगातार सामने आ रहे हैं। 20s और 30s में भी शुगर जैसे मानो बहुत कॉमन बीमारी हो गई हो। मैं सिर्फ 20s की बात नहीं करूँगी, काफ़ी छोटे बच्चों में भी जो है डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? दवाइयाँ भी ले रहे हैं, कुछ लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाते हैं। कहा जाता है कि शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, कुछ कहते हैं इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। आज उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। भारत में आज हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है, और कुछ कहते हैं कि दवाइयाँ खा के कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया जाता है। मेरा सवाल सबसे पहले ये रहेगा कि डायबिटीज़ के कुछ स्टेजेस होते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक लेवल पे आके पता चल जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाता है, तो क्या ये ऐसा कुछ है? आयुर्वेद ने 20 प्रकार के प्रमेय बताए हैं। 20 प्रकार के प्रमेय में जो लास्ट है, जो सबसे ज़्यादा उपद्रव के बाद डेवलप होता है, वो मधुमेह है। तो जो 20 प्रकार के प्रमेय हैं उसमें सबसे पहले 10 कफज प्रमेय हैं, उसके बाद 6 पित्तज प्रमेय हैं, फिर 4 वातज प्रमेय हैं। तो जो कफज प्रमेय हैं वो साध्य है, फिर जो पित्तज प्रमेय हैं वो दुष्ट साध्य हैं, मतलब आपको उसे ट्रीट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। और जो वातज प्रमेय हैं वो याप्य या असाध्य कंडीशन में चले जाते हैं। तो जो वातज प्रमेय है उसके बाद ये मधुमेह वाली कंडीशन आती है। तो वातज प्रमेय का टाइप आप मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मधुमेह जो है वो असाध्य है या फिर वो कृच्छ साध्य है, दुष्ट साध्य है। मतलब आप जब तक मेडिसिन ले रहे हैं तब तक वो कंट्रोल है, जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे वो अनकंट्रोल्ड है। तो उससे पहले की स्टेजेस में जो आयुर्वेद में पूर्व रूप बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, अगर आप उसको समझ के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो मधुमेह वाली स्थिति नहीं पहुंचेगी और उसके बाद पेशेंट इस कंडीशन में नहीं जाता है कि उसे लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़े। जैसे आपने बहुत सारे प्रमेय बताए आयुर्वेद में, ऐसे ही एलोपैथ में जो है बताया जाता है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। क्या ये उसी के तरह ही होते हैं? आयुर्वेद में 2 बताए गए हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हमारा लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म, इन सब से डेवलप होता है। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जेनेटिक बताया गया है कि वो आपको हेरिडिटरी आएगा। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट इसका भी हज़ारों वर्षों पूर्व वाला ही है। आयुर्वेद बोलता है कि अगर बीज दोष जन्य आपको डायबिटीज़ आ रहा है, मधुमेह आ रहा है, तो वो वंशानुगत है, यानी कि जेनेटिक जो बात है वो भी आयुर्वेद में बताई गई है। तो वंशानुगत अगर डायबिटीज़ है तो वो आपको ट्रीट नहीं होगी, वो आपको मैनेज ही करना है। तो आपको ये देखना है कि आप उसको डिले कर सको, कि वो आपके सिम्टम्स ज़्यादा दिनों में आए। जितना डिले कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। फिर उसके हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है कि हेरिडिटरी पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है तो ये मुझे आ सकता है, तो उसके लिए प्रायर प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। तो उसके हिसाब से आप जब प्लान करते हो अपनी लाइफ को तो आप उससे काफ़ी हद तक बच सकते हो। जैसे एलोपैथ में बोला जाता है कि डायबिटीज़ क्योरेबल है, और आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये जड़ से निकाल के फेंक दिया जाता है, तो क्या ये सच है?
वही जो मैंने आपको बोला कि अगर कोई एक्चुअली आयुर्वेद चिकित्सक होगा तो वो इस तरीके की भ्रांतियां नहीं फैलाएगा। आपको पता होता है कि रोगी कौन सी स्टेज पे है, वो कफज प्रमेह से पीड़ित है या वो पित्तज प्रमेह से पीड़ित है या वो वातज से है। फिर वो उसके हिसाब से उसकी कंडीशन को देख के बताते हैं कि आपकी व्याधि जो है वो साध्य में है, याप्य में है, कृत साध्य में है या असाध्य स्थिति में है। तो एक जनरलाइज ट्रीटमेंट दे देना कि हम आयुर्वेद जड़ से निकाल के फेंक देंगे, वो ठीक नहीं होता है। कभी कभी आपने ऐसे सुना होगा कि कुछ पेशेंट बोलते हैं मैंने दवाई खाई और मेरा तो पक्का चला गया, अब कभी नहीं आया। और कुछ लोग बोलते हैं सेम डॉक्टर से दवाई लिया होता है या सेम वो नुस्खा अप्लाई किया होता है और बोलते हैं कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये फेक है, ये गलत है। तो इट्स अबाउट कि आप कौन से स्टेज में थे और वो मेडिसिन आप पे उस हिसाब से कितना काम किया। तो जो साध्य के उसमें आए, फेज में आए, वो लोग ट्रीट हो जाएंगे और जो याप्य या असाध्य के स्टेज में पहुंच चुके हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा या वो सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, उससे ज़्यादा नहीं तो होगा। वो लोग कैसे पता लगा सकते हैं इस बात का कि वो ठीक हो गया पेशेंट है? नहीं पता लगा पाएगा, ये डॉक्टर को देखना है। इसीलिए सही स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाना इम्पोर्टेंट होता है। डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा रोल है आपकी डाइट और स्लीप पैटर्न का, तो वो आयुर्वेद भी क्या उसी तरीके से उस चीज़ को देखता है? बिल्कुल आयुर्वेद देखता है। अगर आपको आयुर्वेद ऐसा कहता है कि मधुमेह जो है वो कफज व्याधि है और वो आपके मेद धातु और वसा धातु पे काम करती है। तो आपका मेद वसा ये और जो कफ है वो बढ़ेगा तब ना जब आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, पूरा दिन सिटिंग जॉब्स में हैं, आपका खान पान अच्छा नहीं है, फिर आपके डाइट में कोई योगा व्यायाम कुछ इंक्लूडेड नहीं है। फिर मानसिक तनाव का भी आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी को कोई हिस्ट्री नहीं थी लेकिन बहुत स्ट्रेस आया लाइफ में और ऑल ऑफ सडन डायबिटीज डेवलप हो गया। तो आयुर्वेद ने शरीर और मन दोनों को एक रूप में एक माला के मोती की तरह माना है। तो अगर उसमें कहीं पर भी चेंजेस आ रहे हैं और वो एक संतुलन में नहीं चल रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। सेम गोज टू स्लीप पैटर्न ऑल्सो। जो मैंने बोला वातज प्रमेय जो है वही सबसे ज़्यादा दुस्साध्य या याप्य व्याधि में चला जाता है। तो वातज होगा रात्रि जागरण से सबसे ज़्यादा। तो ये जो रात्रि जागरण है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बहुत लोग बहुत ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जबकि आयुर्वेद ने ऋतु के हिसाब से बताया है कि ऋतु के हिसाब से आपका बल क्षीण होगा तब आपको कम करनी है, जब आपका बल अच्छा है तब आपको ज़्यादा करनी है। लेकिन हम वो नहीं देखते, हम अपने हिसाब से करते हैं, तो वो भी दोषास को डिस्टर्ब करता है। फिर एक्सरसाइज का या व्यायाम का नियम है कि वो आपको सुबह करनी है, लेकिन अभी सब लोग वर्किंग होते हैं तो वो कई मतलब आप रात को जिम किसी में चले जाओ आपको लगेगा कि रात को कितना वर्कआउट चल रहा है, तो वो भी अपने आप में वात को प्रकोप करेगा। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉजेज में बन जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेद बताता है ये इन दोषों से प्रकोपित होता है, इसके ये निदान है, आप इनको वर्जन कर दो और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन आप वो निदान परिवर्जन नहीं करते, आप सिर्फ दवा ढूंढते हो। तो जब सिर्फ दवा ढूंढते हो तो रिस्पॉन्स भी थोड़ा ही आता है। तो क्या दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना सेफ माना जाता है? बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और आपको इंसुलिन लेवल कम कर रहा है ब्लड शुगर में, या शुगर लेवल्स कम कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं करना ना। अगर उसके बाद आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुआ तो आपको उसके लिए मेडिसिन लेना है, न्यूरोपैथी हुआ तो उसके लिए मेडिसिन लेना है, रेटिनोपैथी हुआ तो उसके लिए मेडिसिन लेना है। अलग अलग आपको साथ में जाना पड़ता है, जैसे जैसे डायबिटीज लॉन्ग टर्म होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो शुगर लेवल बॉडी में कम करने से वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं जाते। जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप देखते हो कि क्या है। तो अगर आपका मेद बड़ा है, आपका कफ धातु डिस्टर्ब वो खराब हुआ है, कफ दोषा खराब हुआ है, तो आप उसको कम करते हो। तो जब आप उन चीज़ों को ठीक करते हो तो वो बाकी ऑर्गन्स में जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको रोक देता है। तो आपका एटलीस्ट जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सब सेटल रहते हैं और आपकी बॉडी बहुत जल्दी खराब कंडीशन में नहीं पहुंचती है। वरना डायबिटीज़ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी कराता है ना। हाँ, मैं यही आ रही थी कि अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, मतलब अगर किसी को 500 आ गया या 600 क्रॉस कर गया, और उस वक्त तुरंत इंसुलिन लेना ही सेफ माना जाता है, कुछ और तरीका है? बिल्कुल, उस समय इंसुलिन लेना सेफ है। आप अपनी लाइफस्टाइल में धीरे धीरे चेंजेस करते हो और वो आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है, लेकिन उस समय जब आपको उसकी ज़रूरत है तो आपको वो लेना चाहिए। तो उस टाइम पे आयुर्वेद कैसे इस चीज़ को देखता है? और अगर किसी का शुगर स्पाइक कर जाता है तो जैसे एलोपैथ में इंसुलिन आपको सपोर्ट देता है, तो आयुर्वेद कैसे सपोर्ट देता है? आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं जो शुगर लेवल्स पे काम करती हैं या पेनक्रियाज पे काम करती हैं। मैं ये वर्ड्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये
आम इंसान को समझ आते हैं। तो आयुर्वेद में गुड़मार बताया गया है, मेषशृंगी बताया गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, हरिद्रा, त्रिफला, जो हर्ब्स आपके कफ दोषा पे काम कर रही हैं, जो हर्ब्स आपके मेद धातु पे काम कर रही हैं, इन सब पर जो काम करेगा वो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल्स को वैसे कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर है तो वो डायबिटीज़ पेशेंट को ये कहेगा कि आपको मीठा नहीं खाना है या मीठा कम करना है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहेगा कि आपको मीठे के साथ साथ अचार भी छोड़ना है, आपको दही भी छोड़ना है। तो वो उन कंसेप्ट्स पे जाता है, क्योंकि दही क्लेद बढ़ाएगी, फिर अचार आपको वैसे भी कफ दोषा का डायरेक्टली एग्रीवेशन करेगा, तो आपको वो भी छोड़ना है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत अलग हैं और वो जब उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं तो आप बाकी ऑर्गन्स को सेव कर पाते हो। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सक कभी शुगर के लेवल पे टारगेट नहीं करता, वो ओवरऑल बॉडी पे टारगेट करता है। तो क्या वाकई में जो आपका शुगर बढ़ जाता है वो बिकॉज ऑफ शुगर का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से होता है? नहीं, शुगर के इंटेक से नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजीज आने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स रेज हो रहे हैं। तो हुआ है या तो वंशानुगत है जो बीज दोष जन्य है, यानी कि जो जेनेटिक है, टाइप 1 डायबिटीज़, या फिर या टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये जेनेटिक रहता है। दूसरा ये हुआ है आपके लाइफस्टाइल से, आपके रूटीन से, आपके खान पान से, आपके स्लीप पैटर्न से या आपके स्ट्रेस लेवल से होने के बाद वो शुगर लेवल स्पाइक करते हैं। अब पहले क्या होता था 30s 40s में देखा जाता था इस तरीके की बीमारी, लेकिन अब बहुत अर्ली एज में देखा जा रहा है। जैसे कि आपने बोला कि ये जेनेटिक है और इसलिए शायद प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ शुगर टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चल जाए। तो अगर वो बॉडी में, एक फीमेल बॉडी में मिल जाता है शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, तो इससे कोई नुकसान होता है बच्चे पे और माँ पे? अभी तो WHO, ADA ये सब ऐसा रिकमेंड करती हैं कि अगर फीमेल को डायबिटीज़ है तो आपका जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल है डेट शुड बी लेस देन 6.5, इसलिए कि वो आगे जाके मिसकैरेज करा सकता है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ करा सकता है, प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं। सेम वे में अगर हस्बैंड का शुगर लेवल हाई है तो एटलीस्ट डेट शुड बी लेस देन 7। तो ये HbA1c बैलेंस रह के अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2 फायदे हैं। एक तो जो वो वंशानुगत है, जो बीज दोषा है, उससे वो ट्रैवल करने के चांसेस कम होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही नहीं आएगा, जेनेटिक है आएगा, लेकिन वो डिलेड रहेगा। लेकिन इसमें भी अगर आप शोधन कर लेते हो तो आपकी बीज शुद्धि होगी, तो बीज शुद्धि के बाद वो हेरिडिटरी जाने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ऑल्दो अभी इस पे आयुर्वेद ने रिसर्च नहीं किया है उतना, लेकिन ये पाया जाता है कि जो डॉक्टर्स बीज शुद्धि करके जो फैमिली सेकेंड जनरेशन प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत चेंजेस हैं। मतलब वो जुवेनाइल डायबिटीज़ इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, वो रेशियो बहुत कम मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप उन पर काम करते हो तो रिस्पॉन्स आता है। और इनफर्टिलिटी में तो मुझे नहीं पता है कि जब पेशेंट इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाता है तो वो डायबिटीज़ को क्यों एकदम इग्नोर करते हैं। हाँ, वो पेशेंट को ये जरूर बताते हैं कि आप अपने डॉक्टर से डायबिटीज़ की दवाई खाते रहना, और जब आपको कंसीव हो जाएगा तो आपको इंसुलिन पे जाना पड़ सकता है या आपकी डोज बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वंस यू आर प्लानिंग, उस समय पर भी तो वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ। तो आप उसको कंसेप्शन की दवा देने से पहले उसका ये शुगर बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर रहे हैं तो एक अगली पीढ़ी को बहुत अच्छे से बचा रहे हैं। दूसरा, उसकी जो इनफर्टिलिटी इतने लंबे टाइम से चल रही है उसमें भी रूट कॉज ये रह जाता है। अच्छा। बहुत बार मैंने ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जिनका ऐसे कहते हैं हाँ हम डायबिटीज़ है पर मेरा सीमन रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है। अच्छा। मेरा तो काउंट अच्छा है, मोर्टेलिटी अच्छा है, मॉर्फोलॉजी अच्छी है, बट अबाउट DFI, आपका DNA लेवल पे जो स्पर्म डैमेज हो रहा है उसका क्या? और वो डायबिटीज़ के कारण, के कारण हो रहा है, तो उसका क्या? देन अदर देन डेट सीमेन के अंदर स्पर्म है, तो सीमेन अगर क्लेद वहन वाला है, क्लेद वर्धक है, तो उसमें आप कैसे कंसेप्शन पे जाओगे? वो स्पर्म की मोर्टेलिटी को इम्पैक्ट करेगा, वो लिक्विफिकेशन टाइम भी बढ़ाएगा, एग्रीगेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स तो इग्नोर हो जाते हैं। तो पेशेंट सालों तक सफ़र करता रहता है इनफर्टिलिटी से, ये सोच के हस्बैंड की रिपोर्ट अच्छी है, वाइफ की रिपोर्ट अच्छी है, कंसेप्शन नहीं हो रहा है। तो जितना डायबिटीज़ नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, इनफर्टिलिटी में तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये हाँ जनरलाइज नहीं है, ये WHO रिकमेंड करता है, ये ADA रिकमेंड करता है। तो अगर मान लीजिए किसी महिला को पहले से डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कंसीव किया है तब उन्हें उनका शुगर जो है रिजल्ट में आया है,
तो ये किस वजह से रहता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ बहुत बार देखने को मिलता है। वो ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर जाते हैं मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से। कभी कभी मेडिसिन बहुत ओवरडोज में देने पड़ती हैं उसकी वजह से। पीसीओडी के जो पेशेंट्स रहते हैं जिनमें स्टार्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है लेकिन वो प्री डायबिटिक भी नहीं होते हैं, तो वो ऐसी स्थिति है जो हमने बोला प्रमेय की पूर्व रूप वाली जो स्थिति है, वो प्रेगनेंसी में बहुत बार शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो पोस्ट डिलीवरी मैनेज भी हो जाता है। तो उस समय पे आप उसको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे सकते हो। बहुत बार प्रेगनेंसी में लीवर इम्पैक्ट होने लगता है, तो उसमें जब लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो भी शुगर लेवल्स और बाकी मेटाबॉलिज्म, शुगर तो आप नाप लेते हो, बाकी मेटाबॉलिज्म से जो होने वाले फैक्टर्स हैं उसको आप जज नहीं कर पाते हो, तो वो सब चेंजेस प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। पोस्ट डिलीवरी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। एक आइडियल तरीका क्या है घर पर शुगर चेक करने का? लोगों को पता नहीं, वो जो छोटी सी डिवाइस आती है उससे लोग चेक करते हैं, तो क्या उसके को भी यूज़ करने का कोई तरीका रहता है? डिवाइस आता है, बहुत इजी है, लेकिन डिवाइस में बहुत बार एरर भी आती हैं, तो जब भी आप डिवाइस ले रहे हो आप उसे क्रॉस चेक जरूर करो। नियर बाय किसी क्लिनिक पे जो वो डिवाइस यूज़ हो रहा है, जो ऑलरेडी चेक्ड है, या तो उससे क्रॉस चेक किया जाए या एक बार डिवाइस से चेक करके और साथ में ब्लड सैंपल से क्रॉस चेक किया जाए, बिकॉज वो ईजीएस्ट वे है कि आप उससे चेक कर लेते हैं। आयुर्वेद में मूत्र जो चिकित्सा वो है वो बताया गया, मूत्र परीक्षा बताई गई है, पर मूत्र परीक्षा पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जहाँ पर भी यूरिनेशन होता है वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, लेकिन अब ये सब क्लोजेट में होता है। तो अभी वो सब तो नहीं हो सकता, तो चिकित्सक चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने अच्छे एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, और वो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं ना वो मॉडर्न है ना वो आयुर्वेदिक हैं, तो डायग्नोस्टिक टूल्स यूज़ करके आप कर सकते हो चेक उसे। तो ऐसा कुछ भी है कि किसी एक उंगली फिक्स्ड रहती है कि कौन सी उंगली से ब्लड लेना होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, आपका ब्लड कहीं का भी है तो वो काम करेगा। नहीं, मैंने आप एल्बो से लेंगे तो भी काम करेगा, तब भी वो ब्लड शुगर के लिए, लेकिन मतलब ये एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि बिल्कुल मिथ फिंगर है। का या फिर किसी एक फिंगर का ब्लड ले, आपकी बॉडी का ब्लड है, आप कहीं से भी लो। जैसे बहुत सारी थेरेपीज हैं पंचकर्मा, तो क्या ये डायबिटीज को क्योर करती है? क्योर करती हैं मैं फिर नहीं बोलूँगी, क्योर गलत वर्ड होगा, मैनेज बहुत अच्छे से करती हैं। क्योरेबल है या नहीं है वो पेशेंट की स्टेज पे डिपेंड करता है, तो जो अर्ली स्टेजेस में उनके लिए क्योर करती हैं, और जो डिलेड स्टेजेस में जा चुके हैं उनके लिए मैनेज करती हैं। पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है, मतलब पंचकर्मा आज के समय में तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी इंसान को भी करना चाहिए, बिकॉज इतना इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है, कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है, आगे आगे हाइपरटेंशन में भी आता जाएगा, तो ये इनफर्टिलिटी कैपिटल बन गया है, तो ये सारी चीज़ों से बचने का जो तरीका है वो पंचकर्मा है। आप बीज शुद्धि करो और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होती हैं, और ये पंचकर्मा जो है इजी है करने के लिए। अभी तो इतना अच्छे जगह जगह पंचकर्मा सेंटर्स हैं, आप ऑथेंटिक डॉक्टर से पंचकर्मा प्लान करो। और पंचकर्मा को लेके भी लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कल भी मुझे एक पेशेंट ने बोला था कि आपने, यूएस का पेशेंट था, उसने मुझे बोला कि आपने मेरी वाइफ को वमन लिखा है, पर वमन तो मैंने पढ़ा था कि फरवरी में होता है। अच्छा। तो आई वॉज लाइक कि आपकी वाइफ को आज इस पंचकर्म की ज़रूरत है, तो जहाँ पर पंचकर्मा का वर्णन है वहाँ बताया है कि अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति को करा रहे हैं तो आप सीजन के हिसाब से दोषों के अकॉर्डिंग आप कराइए। अच्छा। तो जैसे फरवरी मार्च का टाइम है तो वो वमन का टाइम है, जो अभी ये शरद ऋतु का काल था वो विरेचन का काल था, जो ग्रीष्म ऋतु का काल है वो इसका बस्ती चिकित्सा का काल है, वर्षा ऋतु में रक्त मोक्षण करते हैं, ये बेसिक है। लेकिन अगर कोई रोगी है तो उस रोगी की रूप अवस्था देखकर आप पंचकर्म कभी भी प्लान कर सकते हैं, तो ये चिकित्सक की युक्ति पर डिपेंड करता है, और पंचकर्मा से अच्छा कोई और रिजल्ट आपको दे भी नहीं पाएगा। हर तीसरे में से एक बंदा प्री डायबिटिक है, तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी प्रैक्टिस है या फिर कोई ऐसा रूटीन फिक्स है कि उसको पहले ही स्टेज पे क्योर करें? चरक संहिता सूत्रता स्थान शुरू ही इससे होता है, मतलब जब एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट आप बनते हो तो सबसे पहले चरक ने यही बताया है कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए, फिर ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, फिर आहार विधि क्या होनी चाहिए। तो ये तो आयुर्वेद सबसे पहले फोकस करता है कि जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, इसलिए बोलते हैं ना स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो आयुर्वेद इकलौती ऐसी पद्धति है जो स्वस्थ वाले को स्वस्थ कैसे रहना है वो सिखाता है। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की एक चेन चली आ रही है, हेरिडिटरी है, तो आप आयुर्वेद को अपनाकर उसे बैलेंस कर सकते हैं। और अपनाना क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे दिनचर्या के लिए बोला है, सुबह उठना है तो पहले फुल बॉडी मसाज करना है, फिर उष्ण जल से ही स्नान करना है, फिर नस्यम करना है, फिर धूपन करना है, घर का धूपन भी बताया गया है। तो इस तरीके से बेसिक रूटीन्स हैं जिसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं। अब ब्रह्मचर्य में उठने के लिए बोला है,
मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोला है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है यानी कि सुबह 3 से 4 बजे में उठना है या 5 बजे उठना है। और आप अपने आसपास एक बार आंख बंद करके सोचो, आपके फ्रेंड सर्कल में 3 या 4 बजे तो लोग सोते होंगे। हाँ तो क्यों नहीं वो डायबिटीज़ बनेगा ना, कैसे नहीं बनेगा? और वो वातज ही बनेगा, क्योंकि रात्रि जागरण से वात प्रकोप होने वाला है और वातज तो है ही असाध्य। फिर आप उसको ट्रीट करने के लिए घूमते रहो, फिर सॉल्यूशंस तो मिलते नहीं हैं। तो पहले निदान परिवर्जन इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद ने बहुत सिंपल बताया है। आप शाम को रात्रि के प्रथम प्रहर में सो जाइए, आप उसके बाद मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ के आप नियमित योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, नित्य कर्म से रिफ्रेश हो जाइए। कभी भी वेग धारण मत कीजिए, यानी कि आपको मोशन का प्रेशर है तो आपको मोशन के लिए जाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि 1 घंटा ये मीटिंग है, इसको फिनिश करके ही जाना है। अच्छा, ये नहीं हाँ, करना है। वेग धारण के लिए पूरा बताया है। तो वेग धारण आपको नहीं करने हैं, चाहे वो हिक्का का है, चाहे वो एक छींक के लिए है, चाहे वो यूरिन के लिए है, चाहे वो मोशन के लिए है। ये सब भी मैटर करता है। ये सब मैटर करता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और लेटर ऑन जब डिजीज़ हो जाती है तब सोचते रहते हैं मैं तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने तो कभी बाहर का नहीं खाया, मैंने तो कभी ऐसा नहीं खाया। व्हाट अबाउट दीज लाइफस्टाइल पैटर्न्स, इसको तो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें बताई हैं। फिर व्यायाम के लिए बताया, उसमें भी बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि ऋतु के अनुसार बताया। ग्रीष्म ऋतु है तो आप बहुत मिनिमम व्यायाम कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए, एकदम सिर्फ वॉक करके काम चला लीजिए। तो शरीर के बल के हिसाब से आपको कब लघु आहार खाना है, कब आपको गुरु आहार खाना है, वो भी आयुर्वेद में बताया गया। अब सर्दियाँ आयुर्वेद में घी मक्खन का अच्छा इस्तेमाल बताया गया, तो वो गुरु आहार इस समय पे खाना है क्योंकि इस समय पे आपकी अग्नि उष्ण है, तो तीव्र घी है। वगैरह नुकसान नहीं करता? नहीं, घी डायरेक्टली नुकसान नहीं करता। अब तो साइंटिफिक रिसर्च भी है, घी नुकसान नहीं करता है। तला हुआ खाना नुकसान करता है। कौन सा घी खा रहे हैं, कौन सा तेल ले रहे हैं, उस पर बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर आप घी 1 चम्मच सुबह उठ के रोज खा रहे हैं, आप 1 महीने बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए, वो बैलेंस ही होगा, वो बढ़ेगा तो नहीं। हम लोग जो शोधन करते हैं जो पंचकर्मा में, उसमें पेशेंट को 250 ml तक घी पिलाते हैं, तो कहाँ वो नुकसान कर रहा है? तो वो कहीं से भी कोलेस्ट्रॉल को ट्रिगर करने वाली बात उसमें नहीं आती। इनफैक्ट ऐसी हर्ब्स, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करता है। अगर कोई प्रमेह के पूर्व रूप में कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो हम सबसे पहले वमन प्लान करेंगे कि तुम्हारा कफ दोषा डिस्टर्ब है और इसको सबसे पहले ठीक करना है। तो वमन करने का जो पहला स्टेप है वो अग्नि दीपन करके स्नेहपान से ही होगा ना। तो जैसे 40s या 50s के लोगों की अगर मैं बात करूं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए मॉर्निंग वॉक ज़्यादा बेनिफिशियल है या इवनिंग? मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक। और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, चलने फिरने में दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या रहेगा? नहीं होते ऑल्टरनेट, देखो व्यायाम का, वॉक का, इनका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है। आपको वो करना ही है। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो तो बॉडी काम नहीं करेगी। तो ये वाकई में सच है कि मॉर्निंग वॉक से आपका कंट्रोल में रहता है? मॉर्निंग वॉक से आपका सबसे अच्छा कार्डियो होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, बॉडी का हर एक ऑर्गन उसमें इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग योर हार्ट एंड ब्रेन, वो भी। तो जो मन, आत्मा, बुद्धि, सबकी बात आयुर्वेद करता है, वो भी। तो मॉर्निंग वॉक आप करने जाओ, एक मेडिटेशन जैसी फीलिंग देता है। जिनको शुगर हो जाता है उनका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, दवाइयाँ, एलोपैथ की मैं बात कर रही हूँ, कि दवाइयाँ चलती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक बार दवाई खा ली तो बस आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी ही खानी है। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल हो गया है, अब दवाइयाँ रोक देनी चाहिए। तो ये दोनों बात में कितनी सच्चाई है? नहीं रोकनी चाहिए। वो आपको ये समझना चाहिए कि जब तक आप दवा खा रहे हो तब तक वो कंट्रोल्ड है। अच्छा। जब आपने छोड़ा तो वो ऑल ऑफ सडन स्पाइक करेगा और आपको किसी कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा। तो अगर आप प्रॉपर मधुमेह के रोगी बन चुके हैं या आप बिल्कुल डायबिटीज़ डिक्लेयर हो चुके हैं तो उस कंडीशन में आपको ऐसे मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको उससे समझना चाहिए कि आप कौन से स्टेज में हैं डायबिटीज़ के। आप पूरे मधुमेह के रोगी बन चुके हैं या आप उससे पहले कफज में हैं, पित्तज में, वातज में, तब आप वो डिसीजन लीजिए, या वो आपके चिकित्सक आपको बताएंगे कि आपको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। तो इट शुड बी अंडर ऑब्जर्वेशन टोटली, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो क्रिटिकल भी जा सकता है। तो डायबिटीज़ के कारण सबसे ज़्यादा रिस्क कौन से ऑर्गन में रहता है? सबसे ज़्यादा किडनी में रहता है। किडनी में? किडनी सबसे पहले हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी फेलियर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्ट के प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, कार्डियक इश्यूज भी रहता है। डायबिटीज़ मल्टी फेलियर कर सकता है, मल्टी फेलियर, न्यूरोपैथी रहता है, रेटिनोपैथी रहता है। तो डायबिटीज़ के कारण इतना स्टेज ज़्यादा क्रॉस हो जाए कि डेथ भी हो सकती है? अगर आपके ऑर्गन फेलियर होंगे तो डेथ हो सकती है। डायबिटीज़, देखो एक वैद्य थे केरला साइड में,
उनका शुगर लेवल हमेशा 400 450 ऐसे रहता था। अच्छा। ही वॉज ऑल फिट एंड फाइन। उनकी बॉडी उसी को अडेप्ट कर चुकी थी। तो वो अपने रूटीन में डेली वॉक इंक्लूड करते थे, आयुर्वेद के हिसाब से जो जीवन शैली है वो इंक्लूड करते थे, उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ नहीं थे, तो बॉडी वैसे भी काम करती है। बट एज आई सेड, अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको अपनी बॉडी को समझना आना चाहिए। वो वैद्य थे तो वो समझ रहे थे, लेकिन उनको फॉलो करके अगर आप भी वही करने लगो कि 450 है पर मैं दवा नहीं खा रहा, मेरे को बढ़िया लग रहा है, तो वो इंटरनल ऑर्गन फेलियर अगर कर रहा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा ना। तो उस हिसाब से भी अपने आप को सही तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप 200 250 के क्रॉस कर रहे हो उसके बाद तो खासकर। कुछ लोग अगर दवाई भी खा रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर है, अपना वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया मॉर्निंग वॉक या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शुगर स्पाइक कर रहा है। यहीं पर आयुर्वेद काम आता है, क्योंकि वो आप शुगर लेवल कम करने की मेडिसिन ले रहे हो और आपका मेटफॉर्मिन वहाँ काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मेटाबॉलिज्म पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसके कफ धातु पे काम करने की ज़रूरत है, दोषा पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ उसके मेद धातु पे काम करने की ज़रूरत है। जो स्त्रोतावरोध हो गया है, जो चैनल ब्लॉकेज हो गया है कि मेडिसिन एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है बॉडी में, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है, तो यहाँ शोधन काम आएगा। यहाँ पंचकर्मा और शोधन चिकित्सा काम आती है। जब आप वो करते हो तो वही डोज वही मेडिसिन से शुगर्स वापस सेटल भी हो जाते हैं, कंट्रोल में हो जाता और है। आयुर्वेद की मेडिसिन खाते ही उस पेशेंट का शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना एलोपैथिक छोड़ देगा। हाँ, फिर कंटिन्यू करना वो पड़ेगा। टेपर कैसे करना है, वो कम करना है, वो सब चिकित्सक डिसाइड करेगा। आजकल इंटीग्रेटिव मेडिसिन काफ़ी चर्चा में, तो ये किस तरीके से काम इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऐसे ही काम करती है जैसे आपने बताया, या कल भी 2-3 दिन पहले कोई पेशेंट आया था कि मदर का शुगर चल रहा है, दवाई चल रही है, इंसुलिन चल रहा है, लेकिन शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे ही कंडीशंस में इंटीग्रेटिव मेडिसिन काम आती है कि उस पर काम नहीं हो रहा और उसका कंसेप्ट भी नहीं है मॉडर्न साइंस में। उनका एक ही कंसेप्ट है कि शुगर लेवल कम करना है, वेदर विद इंसुलिन और विद दिस, और उससे जिस जिस ऑर्गन पे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं आपको उसे सेटल करना है। आप आयुर्वेद अपनाएं, आप अपना चैनल ब्लॉकेज रिकवर करें, आप स्त्रोतावरोध को हटा दीजिए, आप शोधन कीजिए। तो यहाँ पर जो भी पंचकर्मा शोधन के जरिए, और अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, वो शोधन कर ही नहीं सकता, वो पंचकर्मा कर नहीं सकता, तो आयुर्वेद में जो औषधियाँ बताई गई हैं उसके ज़रिए आप कफ का विलयन कीजिए, आप फिर वो चैनल ब्लॉकेज रिकवर कीजिए। टाइम टेकिंग हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है महीना लगे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे सेटल होने लगता है। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक्चुअली एक अच्छा कंसेप्ट है। कोई पेशेंट है 40 ईयर्स का है, AMH बहुत कम हो गया है, पर उसे अपना एक से ही बेबी चाहिए, और वो बेबी भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। अगर अपने एग से आप करना चाहते हैं, बेस्ट वे है कि आप 40 में भले ही हैं लेकिन आप अपनी एग क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, तो आप बीज शुद्धि करेंगे तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होगी। अब वहाँ पर अगर वाइफ की एज 39-40 है तो हस्बैंड की एज भी ज़्यादा है, तो हस्बैंड को भी शोधन करना है, क्योंकि उसमें भी तो DNA फ्रेगमेंटेशन चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हस्बैंड को तो सबसाइड कर देते हैं, तो वो भी चेंजेस चाहिए। और अगर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता है बाई चांस IVF का, तो बोलते हैं वाइफ के एग्स में चेंजेस थे, हस्बैंड इज नॉट अ ब्लेस्ड पर्सन ना, तो उसके स्पर्म में भी चेंजेस थे। दोनों का जब बीज शुद्धि होगा तो वही पेशेंट नेचुरली कंसीव कर जाता है, भले ये इमेज कम है, बट एग क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई तो उसे कंसेप्शन में दिक्कत ही नहीं आती है। तो इसीलिए आयुर्वेद में 38-39 में लो इमेज में भी लोग कंसीव करते हैं, मॉडर्न में नहीं कर पाते। तो रीजंस यही हैं कि आयुर्वेद के कंसेप्ट्स अलग हैं, और जब जहाँ इंटीग्रेटिव की ज़रूरत है तब आप इंटीग्रेटिव करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। डायबिटीज़ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ अनाज मिलेट्स को लेके भी बहुत सारी बातें चलती हैं कि आप रोटी मत खाइए, वो आपको एक तो वेट गेन भी करता है आपको, और आपका शुगर भी लेवल बढ़ा देता है। तो क्या ये सच है? देखो, मिलेट्स का कंसेप्ट भी मैं फिर से कहूँगी आज का नहीं है, कुधान्य बताया है आयुर्वेद में, और वो भी संहिताओं में कब से लिखा हुआ है। और आयुर्वेद ने हर धान्य के कुछ रस, गुण, वीर्य, विपाक सब बताए हैं। तो ऐसे ही जो गेहूं है उसको आयुर्वेद ने गुरु आहार बताया, पोषण बताया, पोषणीय बताया। अब आप अगर जनरलाइज देखोगे ना, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं, जो कम एज में होते हैं, वो बहुत पतले रहते हैं, लीन थिन रहते हैं, पतले रहते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले होंगे वो बहुत मोटे होंगे, ओबीज होंगे, और उनका वेट भी ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो गेहूं किसको खाना है किसको नहीं खाना है वो भी देखना है ना। आप सिर्फ ऐसा बोल के कि गेहूं खाने से आपका पोषण नहीं होगा, नहीं आपका शुगर बढ़ जाएगा, इज़ नॉट ओके। अगर आप बहुत लीन थिन हैं
तो आपको अपनी बॉडी को बल्ले ही देना है, ब्रिंगनिया ही देना है, तो वहाँ पर आप गेहूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपका वेट बहुत है, ज़्यादा है और वो आपका डायबिटीज़ को प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ मैंने बोला स्त्रोतावरोध हो रहा है, तो आपको कफ हटाना है, कफ विलयन करना है, आपको मेद कम करना है, आपको वसा कम करना है, तो वहाँ आपको शुगर कम, गेहूँ कम करना है। मैं फिर कहूँगी गेहूँ बंद करने के लिए आयुर्वेद में कहीं नहीं बोला है। और उससे बड़ी साइंस है आयुर्वेद। आयुर्वेद ये कहता ही नहीं है कि आप एक मील पूरे साल खाइए, कोई भी एक मिलेट पूरे साल खाइए, आप गेहूं पूरे साल खाते रहो, आप चावल पूरे साल खाते रहो। आयुर्वेद सीजनल बताता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन को भी सीजनल बताता है। अब जैसे ये सीजन आ रहा है तो इसमें बाजरा मक्की की रोटी खाने के लिए बोला है, बट आप आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहते हो कि आपको गेहूं बिल्कुल बंद कर देना है या आपको सिर्फ मिलेट्स पे खाना है। आपको डिसाइड करना है। हाँ, गेहूं अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपको लघु आहार विहार पे जाना है, तो आपको गेहूं छोड़ के कुछ समय के लिए मिलेट्स पे जाना चाहिए। आप बाजरा ले सकते हैं, आप जौ ले सकते हैं, गेहूं का ऑल्टरनेटिव है, तो इस कंसेप्ट से आप चल सकते हैं। और वहीं अगर बहुत पतला पेशेंट है डायबिटीज़ का, तो उसको गेहूँ बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, वो गेहूँ का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, उसमें भी चेंजेस कर करके। और मिक्स मिलेट्स का कंसेप्ट भी आयुर्वेद में नहीं है। अच्छा, मिक्स नहीं किया जाता? मिक्स नहीं किया जाता है, एक बार में एक मिलेट लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर मिलेट का अपना रस, गुण, वीर्य, विपाक सब है, तो मिक्स वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलता है। तो अगर आप जौ का आटा खा रहे हैं तो आप जौ का आटा खाइए, अगर आप बाजरे का आटा खा रहे हैं तो आप बाजरे का ही आटा खाइए। आप चाहे सुबह के मील में बाजरा ले लीजिए, शाम को जौ ले लीजिए, लेकिन ये जो मिक्स मल्टीग्रेन कंसेप्ट है, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट नहीं है। तो जिनको शुगर है, अगर वो मीठा खाना चाहते हैं, तो अदर देन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आजकल बहुत हैं, उसके अलावा क्या वो नेचुरल स्वीटनर्स अपनी डाइट पे ऐड कर सकते हैं? हर मील में नेचुरल स्वीट होता है। मतलब आयुर्वेद में बोलता है कि जो भी आहार है उसमें कुछ मधुर रस वाले आहार भी हैं, तो आप मधुर रस वाले आहार खा सकते हैं। तो गेहूं में भी थोड़ा मधुर रस रहता है, हम जो कुछ खाना खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत मधुर रस रहता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, जैसे मैंने बोला कुछ हर्ब्स का जो गुण है, जो रस है, वो मधुर है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी में हैं तो आप शुगर तो छोड़ ही दीजिए। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट गुड, और इसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है शुगर फ्री। नहीं, जैसे किसी किसी को मीठे खाने की क्रेविंग होती है, मतलब कि मन कर रहा है मीठा खा लें। किशमिश खा लीजिए, गन्ना तो बहुत शुगर स्पाइक करेगा, बट आप किशमिश खा सकते हैं, आप एक खजूर खा सकते हैं, ये नेचुरल स्वीटनर्स हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं करेंगे, बट क्वांटिटी शुड बी लेस। क्वांटिटी। और अभी बहुत सारे जूसेस भी हैं, वेजिटेबल के जूसेस, जैसे करेला जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया, क्या ये सब भी शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं? करते हैं, करेले के अपने गुण हैं, करेला शुगर लेवल कम करता है। इसी के अलावा आंवला भी शुगर लेवल कम करता है। त्रिफला, जो आंवला, हरड़ और बहेड़ा का कॉम्बिनेशन है, वो क्लेद वहन करके आपके शुगर को कंट्रोल करता है, वो लीवर की फंक्शनलिटी को भी बढ़ाता है, अपान वायु की दुष्टि भी कम कर देता है, क्योंकि उसमें हरितकी भी है, और हरितकी तो अमृत तुल्य नाम बोला गया है आयुर्वेद में। तो ये सब चीज़ें काम करती हैं और साइंटिफिकली काम करती हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो करता है। कलौंजी के बीज का पानी कुछ लोग पूछते हैं, बिल्कुल अच्छा काम करता है। जम्बू बीज बोलते हैं, जम्बू की छाल बोलते हैं, यानी जामुन की छाल, तो वो भी अच्छा काम करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको मिलेंगी, आप उसको ऐसा कह सकते हो शुगर कम कर रहा है, हम ऐसा कहते हैं रक्त में जो क्लेद की मात्रा बढ़ गई है, ये उसको कम करता है, उसकी वजह से आपके शुगर को कम कर रहा है। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेद प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग ट्रीट या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने के बजाय ये सोचते हैं कि ये वाला काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, ये वाला हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर जूस की बात करूँ तो वो बाहर से ले आएंगे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी मुंबई का विजिट था मेरा, मुंबई सेंटर का। हस्बैंड का HbA1c वॉज 11, और मैंने उसे बोला कि आप शुगर की दवाई लेते हो? उसने बोला हाँ, एक हर्बल्स है, और मैंने उसका जूस शुरू किया है। एंड आई वॉज लाइक, उससे ठीक हो गया? कह रहे नहीं, उन्होंने बोला है 6 महीने रेगुलर खाने से ये ठीक हो जाएगा। अच्छा। आपका HbA1c 11 है, आपका शुगर 350 400 जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि एक OTC प्रोडक्ट से जूस लेकर आप उसको ठीक कर लोगे? ऐसा नहीं होता, और ऐसा आयुर्वेद है भी नहीं। ये आयुर्वेद को खराब करने का काम ज़्यादा करता है। इससे अच्छा है कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सक को मिलें, वो आपकी प्रकृति को समझे, आपके दोषास को समझे, उसके हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन दें। तो अगर आपको एलोपैथिक नहीं खाना है तो वो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल को कम करेगा, लेकिन वो इस तरीके से कम करेगा कि आपको दिक्कत ना हो। बट जो आप ये कर रहे हैं उससे तो सालों लग जाएंगे, और उतने में कितना नुकसान हो जाएगा वो आप समझ भी नहीं पाएंगे इंटरनली। तो ये जो OTC से लेकर डायबिटीज़ जैसी क्रिटिकल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने का पैटर्न है, ये बहुत ही ख़राब पैटर्न है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत शुगर स्पाइक हो रहा है, अभी अभी आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आए, तो
आप ले सकते हैं। आप नीम, करेला, जामुन इसका जूस ले सकते हैं, आप गुड़मार का पाउडर ले सकते हैं, आप करेले का रेगुलर इंटेक ले घर सकते पे हैं, बना के। घर में बना के आप जामुन की छाल का काढ़ा ले सकते हैं। लेकिन वंस यू आर डिक्लेयर्ड एज डायबिटीज़, आपका HbA1c 6.5 के ऊपर जा चुका है, आपका 7 के ऊपर जा चुका है, आपका शुगर लेवल 200-250 रहता है, देन गो एंड ट्रीट टू एन आयुर्वेदिक, गेट योर ट्रीटमेंट डन विद एन आयुर्वेदिक चिकित्सक। आयुर्वेदिक चिकित्सक उसको चिकित्सा करके ठीक करेगा, नुस्खों से ठीक नहीं होगा। तो नुस्खे में और चिकित्सक में फ़र्क है। मार्केट में ब्रांडिंग इस लेवल पे आ जाती है कि लोग बिलीव करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने ही चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली इस पैथी को भी ख़राब कर रहा है और कहीं हमें बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। तो ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रांडिंग के लिए भी कुछ ना कुछ नियम होने ही चाहिए कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप इसको कम कर सकते हैं। ये होता है ना जो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये खा लो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, ऐसा आयुर्वेद नहीं बोलता है। अच्छा, आयुर्वेद में ये है ही नहीं कि पूरी तरह ठीक हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं बोला है कि अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आप कौन से प्रमेय के स्टेज पर हैं, आप उसके हिसाब से ठीक होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट की मॉर्निंग टू इवनिंग की रूटीन कैसे होनी चाहिए और पेशेंट की थाली में क्या होना चाहिए पर्टिकुलरली? पेशेंट डायबिटीज़ अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का है, जो ज़्यादातर एज ग्रुप वाले लोग हैं, हमारे 40 से 60 ईयर्स वाले हैं और ओबीज हैं, वेट ज़्यादा है, तो उन लोगों को सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना चाहिए। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट समय से कीजिए। हर मील के बीच में 6 घंटे का गैप रखिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कुछ खाते रहना है। शुगर पेशेंट्स को कभी कभी एकदम शुगर क्रेविंग्स होती हैं, तो वो अपनी प्रकृति को समझते हुए आप उसके अकॉर्डिंग अपने मील के आवर्स गैप करें। लेकिन एक बेसिक पैटर्न है कि अगर आपने एक बार खाना खाया है तो 5 to 6 आवर्स लगता है आपकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करके, एसिमुलेट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुँचने के लिए। तो बीच बीच में जो हम खाते हैं उससे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप सिटिंग जॉब पे हो तो हर 1 घंटे का अलार्म लगा के रखो, 1 घंटे में 1 मिनट के लिए उठो, वॉक करो, फिर वापस आके बैठ जाओ। तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन रेगुलर होना चाहिए। सोने से पहले गाइडेड स्लीप मेडिटेशन आप रेगुलर बेस पे कर लीजिए। तो ये सारे पैटर्न्स जब आप अपनाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल जो है डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? नहीं होगा। जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है वो वंशानुगत होता है, मतलब वो बीज के साथ है। तो बीज दोष से जो जन्य है वो वंशानुगत डायबिटीज़ बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज़ दे रहा है। बच्चों के खान पान से डायबिटीज़ नहीं हो रहा है, ना उनके लाइफस्टाइल से हो रहा है। तो उनके पेरेंट्स को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। उनको बीज शुद्धि करने की आवश्यकता है। तो अगर वो कोई भी फैमिली में फादर डायबिटिक है या मदर डायबिटिक है तो फर्स्ट गो फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट। बीज शुद्धि पहले करें, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें, तो आप उसको एटलीस्ट जुवेनाइल डायबिटीज़ से तो बचा पाएंगे। जैसे आपने बताया कि पीसीओडी को कहीं ना कहीं पीसीओडी से कहीं ना कहीं डायबिटीज़ ट्रिगर होता है, तो क्या पीसीओडी या फिर ओबेसिटी ये डायबिटीज़ को ट्रिगर करते हैं? हर वो प्रॉब्लम जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से रिलेटेड है, थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सब थायराइड, पीसीओडी, ये सब डायबिटीज़ को ट्रिगर करते हैं। मेटाबॉलिज्म हुआ ही खराब क्यों है ना? आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, आपके स्लीप पैटर्न से, आपके कोई एक्सरसाइज वाले नो जोन एक्सरसाइज वाले टाइम से, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कर लें, फिर हमारा डाइट से। तो अगर आपने ये सब ठीक नहीं रखा है तो वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर में, एक बार आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो एक के बाद एक आता ही रहता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनको आम खाना काफ़ी पसंद है, तो वो डायबिटीज़ पेशेंट शुगर स्पाइक करेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ये भी सुना है कि दूध में डाल के आप आम नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ, आयुर्वेद में दूध और फल एक साथ खाने के लिए बोला ही नहीं है। आयुर्वेद विरुद्ध आहार बोलता है। मैंगो शेक, बनाना शेक, जितने भी ये शेक्स हैं, फ्रूट शेक्स हैं, ये आयुर्वेद के हिसाब से सबसे बड़ा पॉइजन है। आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि दूध के साथ फल, अम्ल पदार्थ मतलब खट्टी चीज़ें और नमक, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये विरुद्ध आहार है और ये आपको मल्टीपल डिजीज़ देता है। अच्छा। तो ये कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं है। दूध के साथ नमक वाली रोटी खाना भी कंसेप्ट में नहीं है, क्योंकि पराठे दूध के साथ खाते हैं। अगर आपको खाना है तो आप बिना नमक का खाओ। अच्छा। आप दूध के साथ नमक वाला पराठा मत खाओ। और ये शेक्स, दीज आर वेरी डेंजरस। ये मतलब लिटरली उसको विष बोला है, उतना हानिकारक है जैसा एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। कोई एक पेशेंट हमारे गुरुजी के पास गई थी जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, और उनका बच्चा 18 महीने का, एकदम पतला, कोई वेट गेन नहीं, कुछ नहीं। तो डाइट पूछा तो उसने बोला सुबह बादाम मिल्क, दोपहर को बादाम मिल्क, शाम को बादाम मिल्क। तो बादाम तो ही वाज लाइक आप इतना क्यों खिला रहे हो? क्योंकि बच्चे को पोषण मिलेगा ना, ताकत मिलेगी। बादाम कितनी अच्छी चीज़ होती है।
आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, कैसे खिला रहे हो आप वो भी नहीं सोच रहे हो, और वो बच्चे को इनफैक्ट वो बहुत ख़राब करता जा रहा है, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो अच्छी अग्नि चाहिए, उतना सब आप दे ही नहीं पा रहे हो, बच्चे में उतना नहीं है, तो वो नुकसान किया और वो बच्चा बहुत बुरी हालत में था। उसको सिर्फ यही समझाया मैं तुझे कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ, तो कुछ टाइम के लिए इसका ये बादाम मिल्क बंद करके इसे बच्चों की तरह खाना खिलाओ, पोषण दो। वो दिया, वो 15 महीने में एकदम 2 महीने में एकदम बढ़िया हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है ना, लोग बहुत जल्दी बिलीव नहीं करते हैं आयुर्वेद की तरफ। इंस्टा, सोशल मीडिया, आई शुड से सोशल मीडिया पे हम भी हैं देखो, लेकिन आपको समझना, पेशेंट को समझना या एक व्यूअर को समझना कि कौन एक सर्टिफाइड पर्सन है जो सिद्धांतों पे बात कर रहा है और कौन एक रैंडम चीज़ों के लिए बात कर रहा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोस्ट। जैसे ये भी कहा जाता है कि पान का पत्ता आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकता है, तो ये बात सच है कि ये भी ऐसी है? पान का पत्ता रक्त प्रसादन करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है, तो प्यूरिफाई कर रहा है तो कफ का विलयन भी करेगा, तो कहीं ना कहीं कम करेगा। लेकिन पान के पत्ते से ही कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हो ना। वही मैंने बोला, अब ऐसे तो आपके खाने में जो खड़े मसाले डलते हैं, वही मैंने बोला, आयुर्वेद बोलता है आहार औषध है, तो आहार में सब कुछ है ना। गेहूं के भी अपने रसगुण वीर्य विपाक हैं, आपने जो खड़े मसाले डाले, दालचीनी का अपना है, लौंग का अपना है, नमक का अपना है, सब चीज़ों का है ना। इसलिए तो आयुर्वेद बोलता है आपकी प्लेट षड्रस से परिपूर्ण होनी चाहिए। ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी है, तो मैं एक आइडियल डाइट प्रॉपर, और मैं चाहूँगी कि आप कुछ टिप्स दें कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। मैं क्योर नहीं बोलूँगी, कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये क्योरेबल नहीं है। आई थिंक यही आपने बोला है। अगर मधुमेह है तो क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है। ये पहला पॉइंट है जो आज का टेक अवे पॉइंट है। सेकंड इज़ कि अगर आप डायबिटीज़ से पेशेंट हैं तो अपने 4 पॉइंट्स पे ज़रूर काम करें। सबसे पहला स्लीप पैटर्न, समय से सोना, समय से उठना, ये आपका नियम होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, स्लीप पैटर्न को देना ही चाहिए। सेकंड कम्स आपका रूटीन, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं होने चाहिए। आप अगर वर्किंग हैं, हर 1 घंटे में 1 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, तो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 ही मिनट गए आपके, तो 1 घंटे में 1 मिनट चेयर छोड़ना है, उठना है, घूमना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। थर्ड, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एज पर ऋतु, कैसी ऋतु है उसके हिसाब से कितना टाइम करना है और कितना नहीं करना है, लेकिन रेगुलर करना है। तो नियमित व्यायाम और नियमित योगा, ये आपका रूटीन होना चाहिए। योगा तो आप पूरे साल भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। फोर्थ, आपका आहार सही होना चाहिए। आहार सिर्फ सही नहीं होना चाहिए, अष्टविधि आहार विशेषायतन जो आयुर्वेद में बताए हैं, खाने की नियमावली, पहला खाना पचने के बाद दूसरा खाना खाना है, बीच बीच में चटर पटर नहीं खाना है, तुरंत रात को दही नहीं खाना है, मौसम का देखते हुए खाना है, ग्रीष्म ऋतु में दही खाते हैं वो नहीं खाना है। मतलब आपको आहार विधि भी फॉलो करनी है, और जो डोंट्स हैं, जो आपको जो आहार पूरी तरह से मना है, जैसे आपको चावल, अचार, दही, खट्टा, ये सब नहीं खाना है, तो डैट शुड बी टोटली अवॉइडेड, वो अवॉइड करना है। निदान परिवर्जन सबसे पहला नियम है। आप ये सोचो कि मैं 1 महीने में 1 रसगुल्ला खा लूँगा तो कुछ नहीं होगा, घड़ा तो भरेगा। अब 1 महीने में 1 खाएंगे तो 6 महीने में भर जाएगा, आप रेगुलर 1 खाएंगे तो 15 दिन में ही भर जाएगा, घड़ा तो भरेगा और फिर वो अपना रूप भी दिखाएगा। तो आप अगर निदान सेवन कर रहे हैं तो पूर्व रूप भी आएंगे, फिर रूप भी आएंगे, फिर लक्षण भी आएंगे और फिर व्याधि भी होगी, बच नहीं सकते। ये सिर्फ अपने आप को मन बहलाने वाले पॉइंट्स हैं। देन कम्स मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस जीवन दुनिया में जी रहे हैं, सबको स्ट्रेस है, सबको, चाहे किसी को वर्क का स्ट्रेस है, चाहे किसी को रूटीन का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली स्ट्रेस है, किसी को पर्सनल स्ट्रेस है, स्ट्रेस सबको है। उससे टैकल करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन होना ही चाहिए। और पंचकर्मा आपको लेना चाहिए, आपको नियमित पंचकर्मा की हैबिट में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, आप पूरा दिन सिटिंग जॉब में रहते हैं, हफ्ते में 1 दिन अभ्यंगम आप करा लीजिए,
आयुर्वेद तो बोलता है डेली नहाने से पहले 15 मिनट अभ्यंगम होना चाहिए, तेल से मसाज। जैसे अभी ये सीज़न है तो तिल के तेल से मसाज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे तो एटलीस्ट वीक में एक बार करें। शिरोधारा मेडिटेशन के लिए हेल्प, उस मेंटल रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है, तो ये शोधन कीजिए। इंटरनल शोधन जरूर करें, जिस भी एज में है चिकित्सक से मिलके ऋतु के अनुसार जो स्वस्थ व्यक्ति को शोधन करना चाहिए वो ज़रूर करें। आहार में जो डॉक्टर ने बताया है या जो आप चिकित्सक से परामर्श लेके अपनी प्रमेह की स्थिति को जानते हुए, वातज है तो वातज के अनुसार, पित्तज है तो पित्तज के अनुसार, कफज है तो कफज के अनुसार आहार को अपना एक बैलेंस एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ के उसको फॉलो कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से मदद मिलती है। और हर एक एक घंटे में कुछ कुछ खाने वाली जो आदत है ये आयुर्वेद की नहीं है। तो आयुर्वेद कहता है कि पूरा पहला खाना पूरे रूप पूर्णतया पच जाने के बाद ही दूसरा मील लेना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो सकता है, क्योर नहीं है, और क्योर तब है जब वो पहले पता चल जाए, जैसे प्री डायबिटिक वाले स्टेज में। और डायबिटीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल रखने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है आप क्या खा रहे हैं, आपकी थाली पे क्या है, आपकी डाइट कैसी है। इसी वजह से आपका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहेगा। तो जैसा कि डॉक्टर ने जो टिप्स बताए हैं आपको फॉलो करने होंगे। आपके कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।